जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वेव से रिलेटेड अब तक हमने 3 वीडियोस को देखा है। ये हमारा 4th और आखिरी है। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मैकेनिकल वेव को कवर करेंगे। आज का हमारा ये वेव का आखिरी क्लास है। इसके बाद हम साउंड वेव पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी चाल कितनी है तो प्रकाश की चाल के समान है। और क्या है तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का कोई मास नहीं है, कोई अपना वेट नहीं है। जैसे जो भी जैसे रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, क्या इसका कोई वेट है? क्या आप इसे नाप सकते हैं? तो नहीं, इसकी कोई वेट नहीं है, इसका कोई मास नहीं है। ठीक है, ये मासलेस होता है। उसके बाद क्या है, इसकी खासियत ये थी कि ये निर्वात में चल सकता था। अगर हम देखते हैं मैकेनिकल वेव को तो ये कहाँ कहाँ चलता है, तो ये ठोस में चलेगा, द्रव में चलेगा, गैस में चलेगा, लेकिन निर्वात में नहीं चलता। लेकिन वही अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो वो कहाँ चलता है, वो निर्वात में भी चलता है। इसके साथ हम देखते हैं ना इस पे ताप का असर है, ना दाब का असर है, ना आर्द्र का असर है। इस पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है? इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ घनत्व के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, ना इस पे अब ताप का प्रभाव है, ना दाब का प्रभाव है, ना आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। केवल इस पे किसका प्रभाव पड़ता है? घनत्व का प्रभाव पड़ता है। ये सेम क्वेश्चन जेपीएससी के प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया था और मैंने ये आपको पढ़ाया भी है पहले। इसके बाद मैं देखता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है, तो ये फोटोन किरणों की बनी होती है। फोटोन का जन्म कहाँ होता है, तो फोटोन का जन्म सूर्य के कोर में होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी चाल कैसी है, तो इसकी चाल अनुप्रस्थ है। चलिए आज का जो टॉपिक है उसे कवर करते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब क्या है, E=H इंटू न्यू। E किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऊर्जा को करता है। H ये प्लांक का नियम हम ये आगे समझेंगे, ये कांस्टेंट रहता है। और न्यू ये किसको दर्शाता है, तो ये आवृत्ति को दर्शाता है। तो क्या कह रहा है ये बाबू, ये कह रहा है जो आपकी ऊर्जा है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मतलब आप इसकी ऊर्जा जो है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है। देखिए ऊर्जा भी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी अभी क्या है, ये कम है। लेकिन जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, घना होगा और ये और छोटा होगा। तो यही है, जितनी ऊर्जा हम बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल चलता है। जितनी ऊर्जा रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसके बराबर होती है। जितनी ऊर्जा उतनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे 1 सेकंड में अगर आपका ये 3 बार ये चलता है तो इसे हम 3 हर्ट्ज कहते हैं। वही 1 सेकंड में अगर ये 10 बार चलता है तो इसकी ऊर्जा भी तो बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे 10 हर्ट्ज। अगला है तरंग की वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या है। तो देखिए इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। तो देखिए v किसको दर्शा रहा है, तरंग चाल को। ये n किसको दर्शा रहा है, तो ये आवृत्ति को दर्शा रहा है। और ये लैम्डा किसको दर्शा रहा है, तो वेवलेंथ को दर्शा रहा है। तो देखिए इसकी चाल, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ बड़ा है। ठीक है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी को हम कम करते हैं, ऐसे उल्टा लेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कम कर रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया, वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वही हम
फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ घट जाएगा। यही इसमें, ठीक है। तरंग के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाएंगे तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, अगर वेवलेंथ को कम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, नोट के ऊपर जो इसकी आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी, भेदन क्षमताएं बढ़ेगी, जैसे गामा किरणें। तो गामा किरणें से भी ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है, तो वो है कॉस्मिक किरणों की। लेकिन कॉस्मिक किरणें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा कॉस्मिक रे। अब हम देखेंगे नोट पे, दूसरा नोट पे ध्यान दीजिए। इसकी आवृत्ति कम करेंगे तो ऊर्जा भी कम होगी, भेदन क्षमता भी घटेगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक सिंपल बुलेट लीजिए, गोली। अगर हम किसी को फेंक के मारते बुलेट से तो क्या उसे चोट लगेगा, नहीं। लेकिन वही अगर हम उसे बंदूक में डाल के चलाएं, क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, भेदन क्षमता भी बढ़ेगी, छेद के पार हो जाएगा, तो क्या होगा, भेदन क्षमता बढ़ेगी। तो वही है, अगर हम उसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, भेदन क्षमता बढ़ेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं रेडियो वेव की भेदन क्षमता कम है और सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है, तो वो है गामा किरणों की, ठीक है। अब देखिए स्पेशल नोट पे ध्यान दीजिए। स्पेशल नोट क्या कह रहा है, कुछ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहले तो समझ जाइए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे और गामा रे। टोटल 7 किरणें हैं। इसके सिवा अगर कुछ भी है तो वो नहीं है। पहला रहता है एग्जाम में अल्फा किरणें, ये भी नहीं है। बीटा किरणें, ये भी नहीं है, ये धनात्मक किरणें हैं, ये ऋणात्मक किरणें हैं। ध्वनि तरंगे, ये मैकेनिकल वेव है, ये भी नहीं है। इसमें एक देखते हैं प्रघाती तरंग। कोई भी वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चले तो वो एक साउंड, एक वेव, एक शॉक वेव उत्पन्न करती है, जिसे हम प्रघाती तरंग कहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे, ये है आपका प्रघाती तरंग। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ये था हमारा प्रघाती तरंग। ये स्पेशली रॉकेट, मिसाइल या फिर फाइटर जेट्स ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं ध्वनि की चाल क्या होती है, 342 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके साथ हम देखेंगे 4th नंबर कैनाल। कैनाल किरणें भी नहीं, प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी धनात्मक किरणें। कैथोड किरणें, कैथोड से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और ये ऋणात्मक किरणें हैं, ठीक है। कैथोड कैनाल के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन को खोज पाए थे। चलिए अब हम देखते हैं अगला, इसी में मैकेनिकल वेव आगे समझते हैं। चलिए मैकेनिकल वेव समझते हैं, ठीक है। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए ये क्या कह रहा है, वे तरंगे जिसे संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब इसे चलने के लिए ठोस चाहिए, द्रव चाहिए या गैस चाहिए, ठीक है। लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकता, ठीक है। या तो इसे चलने के लिए ठोस चाहिए या द्रव चाहिए या फिर इसे गैस चाहिए, लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकता, वैक्यूम में नहीं चल सकता। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे बाबू, ध्वनि तरंगे, ये क्या है, ये भी आपका मैकेनिकल वेव है। भूकंपीय तरंगे, ये भी क्या है, ये भी आपका यांत्रिक तरंग है। जल तरंगे, ये भी क्या है, ये भी आपका यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसकी जो चाल होती है ये 2 तरीके की होती है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं और अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, देखिए इसकी चाल कुछ इस तरीके से होती है।
ऊपर नीचे करते हुए चलता है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये कैसे चलता है, तो ये संपीड़न और विरलन करते हुए चलता है। संपीड़न मीन्स क्या कि पहले ये पास पास आ जाएगा, विरलन मतलब क्या, ये दूर दूर चला जाएगा, फिर पास पास आएगा दूर दूर जाएगा, पास पास आएगा दूर दूर जाएगा। इसे ही हम कहते हैं संपीड़न या विरलन। जैसे आज के टाइम ऑफ जनरेशन में देख लो, जो 17-18 साल के जो बच्चे वो ज़्यादा संपीड़न और विरलन करते हैं। पहले पास पास आएंगे, पहले तो रिलेशन होगा, संपीड़न होगा, फिर कुछ बात होगा तो फिर विरलन हो जाएगा, मतलब ब्रेकअप, फिर पैचअप, फिर मन नहीं लग रहा है, फिर बात करेंगे तो क्या है, ब्रेकअप पैचअप, फिर देख रहे किसी और साथ फंस गए, वो अलग चीज़ है। देखिए दोनों में सिंपल और बेसिक सा अंतर ये है कि ये क्या है, जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है ये ऊपर ऊपर चलता है। ऊपर ऊपर मीन्स किसके चलता है, ठोस और द्रव के ऊपर ऊपर चलता है। ये गैस के ऊपर क्यों नहीं चलता, तो कभी आप ही सोचो, आप गैस के ऊपर खड़े हो सकते हैं, नहीं। गैस के ऊपर चल सकते हैं, नहीं। द्रव के ऊपर आदमी चल सकता है, ठोस के ऊपर चल सकता है, लेकिन गैस के ऊपर नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये ठोस के ऊपर चलता है, द्रव के ऊपर चलता है, लेकिन गैस के ऊपर नहीं चलता। जबकि वही हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, ये ठोस के अंदर भी चलता है, द्रव के अंदर भी चलता है और गैस के अंदर भी चलता है। यही उसमें अंतर है। दोनों में ये क्या अंतर है कि ये अंदर अंदर चलता है, ये ऊपर ऊपर चलता है। ये ठोस और द्रव के ऊपर चलता है, ये ठोस द्रव गैस के अंदर चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखेंगे ये आपका श्रृंग है और श्रृंग की बीच की जो ये हाइट रहती है इसको हम आयाम या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो इसके बीच की जो ऊंचाई है, हाइट है, इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड या आयाम कहेंगे, आयाम। ठीक है, तो देखिए ये जो श्रृंग है इसमें एक नहीं है, इसमें दो पार्ट है, पहला दूसरा। इस तरह गर्त में भी देखेंगे एक नहीं, इसमें दो पार्ट है, और ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तब ये क्या बनेगा, तब जाके ये बनेगा वेवलेंथ। कम से कम वेवलेंथ बनने के लिए 4 चाहिए हमें। ठीक है, वेवलेंथ के लिए हमें कम से कम 4 पार्ट चाहिए। या तो वो दो श्रृंग ही हो, मतलब कि ये एक और दो श्रृंग, ठीक है, या तो हम ये पूरे श्रृंग को ले लें तब भी वेवलेंथ बन जाएगा, या फिर ये दोनों गर्त को ले लें तो भी ये वेवलेंथ बन जाएगा। लेकिन कम से कम इसमें 4 होना चाहिए वेवलेंथ बनने के लिए। इसके साथ क्या है, जैसे हम देखिए यहाँ से लेकर ये 2 से लेकर ये 1 तक को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, कम से कम इसमें 4 पार्ट होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जल तरंगे, भूकंप की एस तरंगे, ये सब क्या है, ये सब अनुप्रस्थ तरंग है। वही हम देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन वाले कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे इसमें होगा ध्वनि तरंगे, भूकंप की पी तरंगे। तो देखिए ये तो आपको समझ में आया जल तरंगे क्या है और ध्वनि तरंगे क्या है। देखिए अभी हम समझेंगे कि ये सिस्मिक वेव क्या है, भूकंपीय तरंग क्या है। तो भूकंपीय तरंग कितनी तरह की होती है, तो भूकंपीय तरंग बाबू 3 तरह की है। पहला है प्राइमरी वेव, दूसरा है एस फॉर सेकेंडरी वेव, एल फॉर लव वेव। ठीक है, ये 3 तरह की तरंगे हैं। जब भूकंप आता है तो ये 3 तरह की तरंग निकलती है। पहला है प्राइमरी वेव, इसकी रफ्तार बहुत अधिक रहती है और इसकी चाल कैसी रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, कैसे रहेगी, तो ये रहेगी अनुदैर्घ्य रहेगी। तो देखिए अनुदैर्घ्य की खासियत क्या है कि
कि ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी वेव। ठीक है, सेकेंडरी वेव जो है ये कैसे चलता है, तो ये चलता है अनुप्रस्थ, तो ये ठोस में चल सकता है और द्रव में भी चल सकता है, लेकिन ये ऊपर ऊपर चलेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेकेंडरी वेव है वो क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्या है, ये ऊपर ऊपर चलता है, तो ठोस के ऊपर चलेगा, द्रव के ऊपर चलेगा, लेकिन अंदर नहीं चलेगा। अंदर कौन चलेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल प्राइमरी वेव। तो पहले हम एक अर्थ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये बीच वाला जो भाग है इसे कोर कहते हैं, और जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, क्रस्ट, सबसे पतला परत रहता है जिस पे अभी हम खड़े हैं, वो क्या है, क्रस्ट है। सबसे बड़ा क्या होता है, मेंटल। भूकंप कहाँ उत्पन्न होगा, तो वो आपका होगा मेंटल में। तो मेंटल में होता है तो पहला क्या है, प्राइमरी वेव। सबसे पहली जो वेव आता है, पहली जो लहर है उसकी नाम क्या है, उसका नाम क्या है, जो पहली लहर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्राइमरी वेव। तो मैं इसकी खासियत क्या है कि ये लिक्विड के अंदर भी चला जाता है। तो जो हमारा कोर है, जो अर्थ का कोर है, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये इसके अंदर चला जाता है और ये इसको चीर कर पार कर जाएगा, मतलब कोर को ये क्या कर जाता है, ये पार कर जाता है। तो देखिए प्राइमरी वेव क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल चलता है, ठोस द्रव में संचरण संभव है। ठीक है, ठोस में भी संचरण करता है और द्रव में भी संचरण इसमें संभव है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, कोर को, ये कोर वाले हिस्सा को, तो देखिए ये है कोर, मेंटल, लास्ट है आपका क्रस्ट। ठीक है, ये तीनों को पार कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी वेव। ये इससे स्लो होता है, लेकिन इसकी चाल कैसी है, इसकी चाल है आपका ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ है। तो सेकेंडरी वेव क्या है, इसकी चाल है ट्रांसवर्स, ठोस में संचरण करती है और द्रव में पृथ्वी के कोर में विलुप्त हो जाती है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये अंदर नहीं जाता। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ भूकंप आया, तब ये क्या करेगा, ये कोर में ना जाते हुए ये कोर से अलग छिटक जाएगा। ठीक है, तो ये कोर में नहीं जाता। देखिए ठोस में संचरण ये करती है, द्रव में यानी पृथ्वी के कोर में विलुप्त हो जाती है। ये है ट्रांसवर्स वेव। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेस्मिक वेव में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में कौन लॉन्गिट्यूडनल है, कौन ट्रांसवर्स है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, संपीड़न के समय वायु में उपस्थित कण क्या ये आपस में दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे, या फिर जब विरलन के समय में जब ये दूर हो रहा है तब वायु में उपस्थित कण पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे। तो इसका आंसर होगा विरलन में क्या होगा, जब ये दूर दूर जा रहा है तो उसमें जो वायु में जो उपस्थित कण है वो पास पास आ जाएंगे। क्यों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक आंटी है, 4 लोग की सीट है, एक पांचवी एक आंटी आएगी ट्रेन में बैठने के लिए। अब क्या है कि वो कहे कि हमको थोड़ा सीट दे दो। अगर मान लो वो थोड़ा सा जगह लेती है और अच्छा खासा हेल्दी परिवार से है, तो जैसे वो बैठती हैं तो क्या होगा, चारों लोग क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे आपस में। तो इसी तरह जैसे ये अलग होता है, ठीक है, जैसे ये दूर दूर जाएगा तो क्या होगा, सब सट जाएंगे आपस में। तो जो हवा में उपस्थित जो भी कण है वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। लेकिन वही जब हम देखेंगे संपीड़न होगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे। ये है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, ये अनुप्रस्थ है, मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैय तरंग है। अगर देखा जाए तो ये दोनों है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछ दे तो ये तीनों है, क्योंकि इसमें 3 गुण हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस, लेकिन इसमें देखेंगे तो ठोस और द्रव है। अगर जहाँ पे बोथ दे दिया तब दोनों होगा, अगर सिंगल सिंगल पूछता है तब सिर्फ और सिर्फ अनुदैय होगा। साउंड वेव क्या है, तो अनुदैय है। अगर ये एग्ज़ाम में बोथ पूछा है, बोथ में तब दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अगर ध्वनि को देखेंगे तो ये ठोस के ऊपर भी चलता है और द्रव के ऊपर भी चलता है, ठोस के अंदर भी चलता है, द्रव के अंदर भी चलता है, गैस के अंदर भी चलता है। तो ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं ध्वनि तरंग में। तो इसको हम किस में ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे अनुदैय तरंग में। अगर दोनों रहा
तब बोथ हो जाएगा, अगर 2 है केवल ऑप्शन तब हम अनुदय को टिक करेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।